हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1 महीने से ज़्यादा बाहर रहा। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अगेन। 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके ऊपर। अब नया सेशन शुरू हो गया है। नए नए बच्चे आए हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता और अपने फ्यूचर और अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए वो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आएंगे। अब हम बात करेंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह की इरेगुलरिटी चल रही है, किस तरह के करप्शंस हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन बातों को नहीं उखाड़ना चाहिए, इससे बदनामी होती है। देखिए, यही वजह है कि जब आप किसी गलत को गलत नहीं कहेंगे तो लोग गलत करने से बाज नहीं आएंगे और गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। दूसरे साथ साथ अच्छे और बुरे में अगर फ़र्क नहीं करेंगे तो अच्छा जो है, मेहनती है, जो काम करने वाले हैं, वो भी काम करना छोड़ देंगे क्योंकि उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए नहीं किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों को उजागर करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि करेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकें। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्सिटी अपने तरीके से, वाइस चांसलर इज़ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, बाकी उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। हम लोगों का काम सिर्फ ये ही हो सकता है कि एक सुझाव दें अगर कुछ समझ में आता है, लेकिन हम उस पर दबाव बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि उनके भी लिमिटेशंस हैं। कुछ चीज़ें ये भी है कि हो रही हैं जो उन तक पहुंच भी नहीं पाती, तो इसलिए आप उसे पॉइंट आउट ज़रूर करें। तो इसी डायरेक्शन में मैं आपसे बात करूँगा। मैं पहले शुरुआत करूँगी का जो हमारे यहाँ सेंटर्स ऑफ करप्शन है एएमयू के अंदर, उस पर नंबर 1 पर आइए आप। बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में करोड़ों का बजट गवर्नमेंट प्लान में देती है पैसा डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए। तो ये तो पूरा हिंदुस्तान उसी तरह चल रहा, तो अलीगढ़ कोई नो डाउट उससे बची हुई तो नहीं है। लेकिन और जगहों पर क्या होता है, जो करप्शन है, पीडब्ल्यूडी है या और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ नीचे से लगा कर के मंत्री तक हिस्सेदारी होती है, सबका बंटवारा होता है। और जो कंसर्न इंजीनियर्स हैं या जूनियर इंजीनियर्स हैं, उन्हें एक लिमिटेड परसेंटेज मिलती तो है, लेकिन एएमयू में बहुत ज़्यादा हिस्सेदार नहीं होते। बाय एंड लार्ज जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद वाइस चांसलर तक तो वो पैसा नहीं पहुँचता, और हो सकता है कुछ केसेस में पहुँचता भी हो, आई कांट बी श्योर। लेकिन हाँ, अभी कुछ दिन पहले 1-2 वाइस चांसलर से पहले प्रो वाइस चांसलर थे, उनके बारे में है कि वो काफ़ी मीन्स करोड़्स में रुपया लेकर के यहाँ से गए हैं, कमाई करके गए हैं। ज़रूरत पड़ी तो आप पूछेंगे तो नाम भी बता दूँ। लेकिन हमारी ये है कि जो प्रेजेंट हैं उन्हें तंग करिए, पिछड़ों को आप भूल जाइए। हमारा ये तरीक़ाकार रहा है। गवर्नमेंट में 5-6% या 10% कमीशन होता है, और जो एस्टिमेट बनता है उस पर 20-30% अबव करके कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि वो एक्सेस पैसा एज ए कमीशन दिया जाता है, वो बढ़ता है। एएमयू में भी वो 10 से 20% है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो करोड़ों में होता है। दूसरा एक हिस्सा है बिल्डिंग में जो कि रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए होता है, वो भी 8-10 करोड़ के करीब तो हो हीगा।
तो उसमें तो आपको ताज्जुब होगा, अप टू 80% कमीशन है। एंड आई कैन गिव द एग्जाम्पल्स, आई हैव, मैंने काम कराया है। और वो सब चीज़ें फाइल्स में है, अगर आप चाहें तो यू कैन चेक, या मुझे कभी कहीं बुला लीजिए और मुझसे बात कर लीजिए। हवा में बात नहीं करता। अभी रिसेंट जो इत्तलाएँ हैं वो ये है कि रिपेयरिंग का काम मेंटेनेंस का हो ही नहीं रहा, बहुत कम हो रहा है। उसकी वजह शायद यह है कि जो वो सेविंग होती है, सोकॉल्ड सेविंग, कि काम ना करिए तो वो पैसा बचेगा, तो जो हम इलीगल तरीके से डेली वेजर और दूसरे अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह गवर्नमेंट से नहीं आती, जो बजट पर नहीं है, तो उसकी सैलरी उससे दी जाती है। तो इसलिए वो मेंटेनेंस, जो बिल्डिंग का हालत ख़राब है, टपक रही हैं, फर्श टूटे हुए हैं, दीवारें ढह रही हैं, विंडोज़ के शीशे टूटे हुए हैं, वो सब नहीं हो पा रहा। उसका रीज़न ये भी है कि आप एक तो जो काम 10 हो सकते हैं 1 लाख रुपए में, आप सिर्फ 2 ही करते हैं, उसमें कमीशन 80% तक है। और दूसरे ये कि वो पैसा दूसरी तरफ चैनलाइज किया जाता है उन डेली वेजर्स की तनख्वाह के लिए। ये तो रहा बिल्डिंग डिपार्टमेंट का। अब दूसरा नंबर पर मैं समझता हूँ, जो मैं भी लोगों से बात करता रहता हूँ, जो इस वक्त जॉब में हैं, जो कंसर्न हैं, फील करते हैं, या जो जुड़े हुए हैं लेकिन मजबूर हैं, बोल नहीं सकते, वो है प्रॉक्टर ऑफिस। अब से 10-15 साल पहले एक प्रोफेसर प्रॉक्टर रहे थे, मैं उनका नाम दे देता हूँ, हालांकि बदनाम तो वो भी हैं, उनके बारे में भी लोग तरह तरह की बात करते हैं, बट आई थिंक एज फार एज मनी इज कंसर्न वो साफ सुथरे हैं। पॉलिटिशियन हैं, वो भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, सब खेलते हैं, कोई नहीं बचा हुआ है अपने तरीके से जिसमें कैपेबिलिटी। वो है प्रोफेसर आसिफ खान, जो डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। जिस वक्त वो प्रॉक्टर रहे तो उन्होंने बताया कि जो डेली प्रॉक्टर ऑफिस का कलेक्शन था वो 65 से 70 हज़ार रुपये पर डे था। कि जब मैंने ज्वाइन किया तो लोग आए कि साहब इस पैसे का क्या करें। मैंने पूछा कि भाई क्या करते थे अब तक, कि साहब 5-7 हज़ार जमा हो जाता था, बाकी बट जाता था। और उन्होंने बताया कि इट इज ऑन रिकॉर्ड, आप जाके चेक कर लीजिए कि मेरे टाइम में कितना पैसा पर डे कलेक्ट हो करके, जबकि कलेक्शन भी अगर 100 रुपये कलेक्ट हुए तो आपके वहाँ तक 50 ही पहुँचते हैं, 50 तो रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप चेक कर लीजिए कितना पर डे जमा होता था बैंक के अंदर। उस बात को 10 साल से ज़्यादा हो गए। अब नो दिस कलेक्शन इज मोर देन 1 लाख। इसका मतलब 30 लाख रुपए महीना, इसका मतलब 3.5 करोड़ रुपए के आसपास पर एनम। क्या इसका हिसाब रहता है? प्रॉपर मेंटेन होता है? उन बेचारे बुल्स को दे दिए छोटी छोटी पर्ची, वो रक्षा वालों को, तांगे वालों को, आपका कई 3 व्हीलर्स को, कारों को, स्कूटर्स को रोकते हैं, खासतौर से मेडिकल कॉलेज इधर उधर, उनसे पैसा लेते हैं, स्लिप दे दी, कोई नंबरिंग, कोई हिसाब नहीं है। तो इस पे चेक होना चाहिए, एक सिस्टम डेवलप करिए जो ये पैसा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में या जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ हो, सुविधा हो। दूसरी तरफ एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स सिर्फ वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार साहब, चलिए ज़्यादा कहेंगे कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर, ये दे आर एंटाइटल्ड फॉर द यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी और व्हीकल्स। मेडिकल कॉलेज के लोगों को, मेडिकल कैंपस के लोगों की शिकायत है कि सुबह ही वहाँ 20 गाड़ी प्रॉक्टर ऑफिस की घूमती मिलेंगी, जो घरों से बच्चों को ले जाती हैं, स्कूल में छोड़ती हैं, दोपहर में लेकर के आती हैं। ठीक है, ऑन ड्यूटी आपको ज़रूरत है, आप गाड़ी यूज़ करिए, लेकिन वो गाड़ियाँ आपके बच्चों को, बीवी को ले जाने के इधर उधर उसके काम की नहीं है। आपको एक याद दिला दूँ, सैयद हामिद साहब के ज़माने में उनकी वाइफ एक बार यूनिवर्सिटी की गाड़ी से गई, डिग्गी रोड पे वो दूसरी तरफ से आ रहे थे, जब देखा बीवी आ रही है यूनिवर्सिटी की गाड़ी में, उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी में से उससे उतारा, कहने यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू यूज दिस कार फॉर योर पर्सनल पर्पस।
यही था तैयब जी के ज़माने में। तैयब जी की वाइफ जो थी वो यूनिवर्सिटी व्हीकल नहीं यूज़ कर सकती थी, लेकिन आज जितना मिसयूज हो रहा है। दूसरे, प्रॉक्टर के घर पर 4-4 आदमी 8 आवरली ड्यूटी है। एक फाइनेंस ऑफिसर थे जो कि टीचर थे पहले, मोहसिन साहब से पहले, मोहसिन खान से। उनके घर में देखता था 4-4 बैठे हैं 8 आवरली 12 आदमी। जब साहब की गाड़ी आएगी तो 3-4 दौड़ेंगे, दरवाज़ा पीछे का खोलेंगे, आपका बैग लेंगे, उतारेंगे। अरे वी आर टीचर्स, हम 2000 आदमी रुपए पर मंथ का तो आदमी काम करने वाला अफोर्ड नहीं कर पाते, या अफोर्ड करते हैं तो दे नहीं पाते, और हम 12 आदमी घर पर रखेंगे। सेम थिंग पोस्ट एटसेट्रा। तो सिक्योरिटी इस पर चेक होना चाहिए। और ये हो कैसे रहा है कि जो भी प्रॉक्टर आया उसने 10-20 डेली वेजर अपॉइंट कर दिया, चूँकि डेली वेजेस की भी तनख्वाह इस वक्त 18,000 के करीब है, जबकि फील्ड में बीटेक और एमबीए को 15 से 25,000 की तनख्वाह मिल रही है, और कोई छुट्टी नहीं, 12-12 घंटे की ड्यूटी है, या तो 8 घंटे की ड्यूटी देता है। नो डाउट ये गलत है कि डेली वेजर्स के साथ जो हो रहा है कि उन्हें 20-20 साल रख रहे हैं, आप रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि देयर आर मच बेटर देन अदर्स जो बाहर काम कर रहे हैं, जो उनके इक्विवेलेंट, उनके बराबर के लोग कर रहे हैं। तो मिसयूज इतना है उसमें। दूसरी, जहाँ तक मुझे मालूम है कि जो ड्यूटीज़ लगती हैं बुल्स की रात में दिन में, वो भी बड़ी सिफारिशों के साथ, बड़े लेन देन के साथ लगाया जाता है। जैसे पुलिस में होता है कि आपकी ड्यूटी वहाँ है, इतने पैसे दीजिए, आपकी ड्यूटी वहाँ लगेगी, इतने पैसे दीजिए। ये काम यूनिवर्सिटी में कभी नहीं होता था, ये रिसेंट है, बहुत रिसेंट दिन है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो पैसा कलेक्शन का हिसाब होना चाहिए। अभी रिसेंट एक प्रॉब्लम हुई। नंबर 1 तो ये कि जो बुल्स हैं, इन बेचारे पे पावर क्या है। कोई हंगामा हो, कोई झगड़ा हो, दे कांट एक्ट, लाठीचार्ज नहीं कर सकते, ये झगड़े को बंद नहीं कर सकते। बल्कि ये होता है लड़के प्रोटेस्ट पे बैठे यूनिवर्सिटी के खिलाफ, ये बेचारे पानी पिलाने पे लग जाते हैं। तो इनकी यूटिलिटी क्या है। जो मेन गेट्स हैं उस पर कोई ये चेकिंग नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो भाई सो मच रिक्रूटमेंट, और सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट है वो प्रॉक्टर ऑफिस में हो रही स्टाफिंग। वो सिर्फ इसलिए कि आप किसी खुश हैं प्रोफेसर, उसके घर पे 4 आदमी लगा दिए। कोई DSW बने या वो कुछ और बने, उसके घर पे 2-2 आदमी बैठा दिया आपने। तो इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। उसके बाद एक और सेंटर है जहाँ गड़बड़ के बहुत चांसेस भी हैं, शायद हो भी रहे हों, वी कांट से मच, लेकिन बातें हो रही हैं कैंपस में। वो है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में जो डायरेक्टर चल रहे हैं 10-12 साल से, ही नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, और उसमें कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो वहाँ भी उसे प्रॉपर मैनेज करने की ज़रूरत है, स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, और ये देखने की जगह है कहाँ कहाँ लूप होल्स है। उसके बाद आइए हॉल्स ऑफ रेजिडेंसीज। हॉल्स ऑफ रेजिडेंसीज को सबको पता है। जो एक मुंशी होता है हाई स्कूल फेल, वो करोड़ों का बजट, यानी डाइनिंग हॉल में जो खाना है जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, पैसे का बच्चे के पैसे हैं, वो अकेला मैनेज करता है। वार्डन भी हेल्पलेस है और प्रोस्ट भी हेल्पलेस है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट मुंशी एंड दैट स्टाफ। और मुझे मालूम है कई मुंशी ऐसे हैं जिन्होंने 4-4 घर अलीगढ़ में बना लिए। उनकी तनख्वाह लीजिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाइए, एसेट डिसप्रपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्स ऑफ इनकम, तो सारे नंगे हो जाएंगे।
दूसरी रिसेंट जो खबरें हैं वो तो बहुत ही भयानक है कि हॉल्स में करप्शन की कोई लिमिट नहीं, लड़कों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। अभी रिसेंटली एसएस हॉल का आया था कि बाथरूम्स की ये कंडीशन थी कि बच्चे उसमें घुस नहीं पाते, नो मेंटेनेंस। और कुछ दिन पहले आपको मालूम भी है, एक प्रोफेसर हैं जो वाइस चांसलर बनने का भी ख्वाब देख रहे थे, ही वॉज पोस्ट ऑफ एसएस हॉल नॉर्थ, 20 लाख रुपया एडवांस लिया और उसकी बंदर बाट कर दी, हिसाब नहीं जमा कर पाए और रिजाइन करके उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, एक्शन तो होना ही चाहिए। और उसके बाद वो ख्वाब देख रहे हैं वाइस चांसलर बनने का भी। दिस इज द सिचुएशन। दूसरी तरफ मैं बता दूं अपने टाइम की, आई वॉज प्रोस्ट, मैं 4 हॉल का प्रोस्ट रहा। मैंने रजिस्टर एक दिन जो डेली जो जमा होती है वो उसी दिन या उससे अगले दिन बैंक में जमा हो जानी चाहिए। तो जब रजिस्टर खोला देखा कि जनवरी का कलेक्शन जुलाई में जमा हो रहा बैंक में, सील लगी हुई है। तो पहले तो मैंने ये पूछा ये क्या, उस पैसे का मिसयूज होता था, एक दूसरे यूज कर रहे थे उसे। और जबकि कानून ये है कि सेम डे अगर 4-5 बज गया बैंक बंद हो गया तो अगले दिन सुबह ही जमा करिए। फिर मैंने रजिस्टर खोला, इतना मोटा रजिस्टर था, 2-4 पेज का मैंने टोटल किया। टोटल कलेक्शन है 5,30,000, नीचे लिखा हुआ 3,20,000 और किसी की सिग्नेचर नहीं किसी भी पेज के ऊपर, न कलेक्शन करने वाले के, न बैंक में जमा करने वाले के, न किसी एसओ के, न किसी वार्डन के, न प्रोस्ट के। तो मैंने ठेका तो लिया नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी का ठेकेदार हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 6-8 महीने का 10 महीने का चेक कराया, 9 लाख का गबन निकला। जो नीचे टोटल था एक्चुअल और जो लिखा हुआ था वो डिफरेंस को लिया तो 9 लाख रुपए इधर से उधर गए। और वो अलग है कि 8-8, 10-10 महीने बैंक में जमा होता था बाद में। और कलेक्शन करने वाला कौन था? एक डेली वेजर, उसे चार्ज। आज पैसे का मामला है, उससे डेली वेजर को आपने चार्ज दे रखा था। आई वेंट टू द वाइस चांसलर, मैं कहा साहब ये बताइए 2 तरीके हैं, या तो वो तो डेली वेजर सर्विस टर्मिनेट कर दिए चला जाएगा, या उससे पैसा वसूल करना है। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ लोग ये ना कहें कि शेम साहब ने गोलमोल कर दिया। उन्होंने कहा आप वसूल कर लेंगे? मैं कहा यस, मुझ पर छोड़ दीजिए। तो वो मालूम आता है, ये बात है 20-30 साल पहले कि उन साहब ने 2 घर खरीदे थे। जब दबाव पड़ा, डेली वेजर थे, एक घर बेचा, 6 लाख की वसूली मैंने कराई। और कुछ पैसा वहाँ जो दूसरे ऑफिस के लोग थे उन्होंने, वो शरीफ था वैसा आदमी, बेचारा सीधा था, कुछ उन लोगों ने 10-20 हज़ार उससे लेते थे। जिस वक्त मैंने चार्ज दिया लिखवा के कि इन्हें 6 लाख जमा कर दिया, 3 लाख इन पर ड्यू है, ये जमा करेंगे, कराया मैंने। अभी रिसेंटली हुआ कि जब यूनिवर्सिटी खुली, ये जो बीमारी एक आफत आई थी उसके बाद कोरोना के, अप्रैल में खुली, और एक हाल में जनवरी, फरवरी, मार्च में 150 सिलेंडर गैस के आए। और एस्टेब्लिश हो गया कि इन बाय एंड लार्ज ना प्रोस्ट के साइन थे स्लिप्स के ऊपर, ना वार्डन के साइन थे। और वो प्रोस्ट बेहद शरीफ थे, जिन्होंने रिपोर्ट किया। चूँकि जब गैस वालों ने उन पर डिमांड भेजी 3.5-4 लाख 5 लाख की, तो उन्होंने कहा हमने तो गैस ली नहीं, ये पैसा कैसी डिमांड है। तो देन ही रिपोर्टेड द मैटर। अपनी उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी भी कराई और फिर वाइस चांसलर को लिखा और फिर इंक्वायरी भी, और वो सब लिखा कि ये फ्रॉड हुआ है। ठीक है, उसमें हो सकता है उनसे पैसे की रिकवरी हो, लेकिन क्या रिकवरी काफ़ी है? उनका टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, एक्शन नहीं होना चाहिए, या उनके इंक्रीमेंट नहीं रोकने? ऐसा नहीं होता यूनिवर्सिटी में, चूँकि सबके माई बाप ऊपर बैठे हुए हैं, वो उन्हें बचाते हैं। तो करप्शन की कोई लिमिट नहीं। दूसरा एक केस और बता दूँ, एक डेली वेजर ने 12 लाख रुपया, 14 लाख सॉरी, लेन देन किया दूसरे रेगुलर टेक्निकल असिस्टेंट के भाई को अपॉइंट कराने का टेम्पररी।
उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट की, यूनिवर्सिटी को भी रिपोर्ट की, और बाई चेक जो दिया था उसके नंबर भी दिया, और एफिडेविट भी जमा किया। बाद में सेटलमेंट हुआ, इंक्वायरी बैठी, उन दोनों ने कहा कि नहीं साहब, पैसे तो लिए दिए लेकिन वो किसी और पर्पज से थे। अरे तुमने एफिडेविट दिया है, एफआईआर की है, बहुत कुछ हुआ है, और आपने ये लिख के दे दिया कि नहीं साहब वो तो हमने ले लिया, 8 लाख का लेन देन ये थ्रू चेक हो गया हमारा, उन्हें वापस कर दिया। यानी रिश्वत भी चेक से हो रही थी। तो क्या इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ। और एक साहब को तो आपको मालूम है, टॉप पोजीशन पर है, जिनके लिए यूनिवर्सिटी आउट ऑफ बाउंड थी, हाई कोर्ट से उन्हें परमिशन मिली कि उनका एग्ज़ाम करा दिया जाए। उस वक्त जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने कहा बाउंड मैं कैंपस में तो नहीं घुसने दूंगा, लिहाजा उनका आउट ऑफ कैंपस अतरौली में एग्ज़ाम हुआ। और ऐसा आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंट होता है, प्रोफेसर बनता है, चेयरमैन रहता है, और पूरा आतंक मचाया यूनिवर्सिटी में 30 साल तक। उनकी बगैर कंसर्न के कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता था, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल में हो, चूँकि यह माफिया का राज रहता है। बाहर के लोग बड़ी उम्मीदों से आपसे बड़ी उम्मीदें करते हैं, बड़ा लगाव है, बड़ी तड़पते हैं, मदद करते हैं कि पैसा आपको भेजें, लेकिन हम अंदर उस पैसा अलुमनाई दे रहे हैं और देते हैं, पूरी दुनिया में देते हैं, लेकिन उस पैसे का मिसयूज तो ना करिए, बंदे बाट तो ना करिए, उसका सही इस्तेमाल तो होना चाहिए। वो किस अकीदत से देते हैं और हम क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, खाने पीने की चीज़ें, हर हॉल का चेक कर लीजिए, जो प्रिवेलिंग मार्केट में बुफेलो मीट की कीमत है, हॉल्स के अंदर उससे 30-40% कम रेट पे आता है। अरे बाहर तो लाइन लगा कर के भी सही, उतना ज़्यादा पैसा दे के भी सही मीट नहीं मिलता, तो वो 40% कम क्यों दे रहा है? तो होता ये है, डिमांड 50 किलो की है, आता वहाँ 30 किलो है, तो वो डिफरेंस भी एडजस्ट हो जाता है, बाकी भी मामला ठीक हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स आते हैं, उस बुफेलो का जो घटिया किस्म का आप बच्चों को खाना दे रहे हैं, उनकी मजबूरी है बेचारों की, कहाँ जाए, उसमें 10-10 हज़ार का महीने में ड्राई फ्रूट दिखाया जाता है। ड्राई फ्रूट जो है वो मटन में तो लोग डाल नहीं रहे, चिकन में तो डाल नहीं रहे, उस बुफेलो जो घटिया किस्म का मीट आता है उसमें डालेंगे। लड़कों को इन्वॉल्व करिए तो जो माशाल्लाह लीडरान आते हैं वो अपने चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा भाई, ये पैसा तो बच्चों का है, इसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। और बच्चों को जहाँ तक हो सके उनके माँ बाप ने हमारे ऊपर भेजते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स के ऊपर भेजते हैं कि इनका करियर बनाना है, इनकी हर चीज़ का ख्याल रखना, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना दीजिए, लेकिन नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आपको सबको मालूम है, ऐसे लोग प्रोस बन रहे हैं जो हॉल मैनेज करना जानते नहीं। वो 10-5 लड़कों को पकड़ते हैं, उन्हें ऑब्लाइज करते हैं, उनकी दादागिरी चलती है, वो हॉल को मैनेज करते हैं। जैसे हर हॉल में इलीगल लोग रह रहे हैं, जो या तो पास आउट हैं या उनका एडमिशन ही एएमयू में नहीं है, लेकिन किसी प्रोस से पूछिए वो कहेगा मेरे यहाँ कोई इलीगल नहीं। और अगर किसी प्रोस वार्डन से कहिए कि मेरे ये बच्चा नया है, बहुत टॉपर है, इसके लिए एक सीट चाहिए, तो वो कहेगा वी आर हेल्पलेस। आप किसी लड़के से कांटेक्ट करिए, वो कहेगा चलिए आप 10 लाइए, वो खोल के 4 कमरे दिखाएगा, कौन से में रहना, आ जाओ इसमें रहो। तो लानत है ऐसी प्रोस्टी और वार्डनशिप पर, जो एक कमरा भी एक लड़के को अलाउड ना कर पाए। लेकिन उसके लिए लड़के ही जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जब हम गड़बड़ करते हैं तो लड़का तो करेगा, क्यों नहीं करेगा।
जो बोलने वाले लड़के उनका मुंह बंद कर देते हैं, उन्हें आप सम्राट देते हैं। तो मुश्किल ये आ गई, तो व्हाट टू डू। तो कम से कम 2000 इलीगल लड़के हॉल्स में रह रहे हैं, और जो नए बच्चे आ रहे हैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, कैरियर जिनका बनना है, पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, वो सरसई नगर की गलियों में घूम रहे हैं कि हमें कमरा चाहिए, कहाँ रहें। कुछ लोग शहर के ऐसे मुझे बच्चे मिले जो ये भी नहीं जानते शमशाद मार्केट कहाँ है, तस्वीर महल कहाँ है। आप बताएं कि ऐसा बच्चा अगर हॉस्ट बाहर रहेगा वो कैसे अपने को मैनेज करेगा, कैसे क्लास करेगा। तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो नए बच्चे आए हैं उन्हें हर एक को हॉस्टल मिलना चाहिए, और जो बहुत सीनियर उन्हें आप बाहर करिए। लेकिन आपके बस का नहीं, प्रोस्ट बनना चाहते हैं लेकिन आपके बस का नहीं कि इलीगल लोगों से खाली कराएं। पीके अब्दुल अजीज ने ये किया था, मोर देन 2000 इलीगल को उसने बाहर किया था, यानी 2 हॉल की एकोमोडेशन के बराबर खाली करा ली थी उसने, और सबको हॉस्टल नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन बैक टू द सेम। अब आइए आगे है प्रॉपर्टी का मामला, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। वहाँ तो करोड़ों में, अगर 100 गज ज़मीन चली जाए तो 1000 गज ज़मीन मीन्स 5-4 करोड़। कब्जा करवा दीजिए, पैसा ले लीजिए। ये कहना तो मुश्किल है कि पैसा लिया जा रहा है, लेकिन ये तो सही है कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, घर बना लिए, कोठियाँ बना ली, फ्लैट्स बना लिए। क्यों बना दिए? और हम ब्लेम कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि उन्होंने हमारी 42 बीघे ज़मीन पे अपना झंडा गाड़ दिया, यानी अपना एक बोर्ड लगा दिया कि इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। अब बड़ा बवंडर लड़कों ने भी मचा, टीचर्स भी मचा रहे हैं, कम्युनिटी भी मचा रही है। लेकिन इस पर नहीं बोली कि उस 42 बीघे में अब तक जो कागजों में दराज होती है वो सब है, उसे यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं देखा। कोई तो कमी रही है, म्यूनिसिपैलिटी भी अंधी नहीं है, कुछ नाजायज़ भी किया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं तो पेपर में गड़बड़ है जो उन्होंने अपना बोर्ड लगाया और वो हटा भी नहीं। चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ ये किया कि यहाँ के ऑफिसर का तबादला किया, वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि इस वजह से क्या हो, वो तो रूटीन में भी होते हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, बोर्ड तो नहीं हटा। साथ साथ ये कि उस 42 बीघे में कम से कम 15 बीघे के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं। तो याद रखिए, जब मामला आएगा वो सारी घर भी गिरेंगे, और फिर आप चिल्लाएंगे यूनिवर्सिटी के साथ जुर्म हो रहा है, कौम के साथ बड़ा जुर्म हो रहा है। और ये जो इसमें सब जिम्मेदारी है, उसमें आपका बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, पूरी यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। ऑफिसर्स मीन्स चूँकि कब्जा ज़्यादातर इंटर्न लोगों ने ही किया है या करवाया है। अब आइए उसके बाद अपॉइंटमेंट्स। देखिए, आप देखते रहते हैं हर कुछ दिन के बाद नॉन टीचिंग स्टाफ धरना देता है, डेली वेजर की प्रॉब्लम आती है, उनका एक्सटेंशन करना पड़ता है, और आपके बस का नहीं कि आप उसे सुधारें। होना ये चाहिए था कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं, जो लोग खाली हो जाती हैं, रिटायर हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, उन पर एज सून एज पॉसिबल अपॉइंटमेंट कर देने चाहिए थे। और अभी भी गवर्नमेंट ने मौका दिया है। आप सबको तो नहीं कर सकते, चूँकि वो तो थाउजेंड्स में है, मोर देन 3-4,000 है टोटल नंबर। लेकिन जो 1000-2000 सैंक्शन पोस्ट हैं, उन पर टेम्परेरी एडहॉक लोग काम करें, उन पोस्ट को रेगुलराइज करिए। और जो लंबे टाइम से कर रहे हैं, जाहिर है दे कांट कम्पीट विद द प्रेजेंट जो यंग जनरेशन है, तो उनके लिए एक्सपीरियंस वगैरह को कंसिडर करिए एंड ट्राई टू रेगुलराइज। क्योंकि हो ये रहा है, वो रिटायर हो जाते हैं, ना उन्हें पेंशन मिलती है, ना उन्हें कोई और जो बेनिफिट है, लीव एनकैशमेंट या ग्रेजुएटी, कोई चीज़ उन्हें नहीं मिलती, और उनकी दुर्गति होती है रिटायरमेंट के बाद, 30-30 साल काम करने के बाद।
तो ये तो है आपका नॉन टीचिंग का। और साथ साथ जो हमने कर रखा है कि जो डेली वेजर भर्ती हो रही है बगैर किसी मतलब के, प्रोस्ट है उसने 4 कर दिया, चेयरमैन साहब है उन्होंने कर दिया, डीन साहब है उन्होंने कर दिया, लेकिन मेजर चंग नो डाउट अगेन प्रॉक्टर ऑफिस में होता है। तो ये जहाँ ज़रूरत है वहाँ करिए और गवर्नमेंट से उसकी सैंक्शन लीजिए, उसे रेगुलराइज करिए। माना 18,000 बहुत है एज कम्पेयर टू जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन वो ज़िंदगी भर काम जो रेगुलर लोग हैं उनसे ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है, ज़्यादा काम करते हैं और सैलरी उन्हें 1/3 1/4 मिलती है। तो उनके बारे में भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, या कुछ फंड क्रिएट करें जो रिटायरमेंट के वक्त सब लोग कंट्रीब्यूट करें, कम्युनिटी करें, एम्प्लॉय करें कि उन्हें रिटायरमेंट के वक्त कुछ पैसा दे सकें हम। चूँकि वो एकदम रिटायर वो ज़ीरो पर आ जाता है, नया क्या काम करेगा 60 साल के बाद। जहाँ तक टीचिंग पोजीशंस का मामला है, मोर देन आई थिंक अराउंड 25 to 35% वेकेंट पोजीशंस है। और आपने ये कर रखा जो प्रोफेसर की पोस्ट खाली होती है उस पर अपॉइंटमेंट नहीं करते, उस पर आप करते थे गेस्ट फैकल्टी के नाम से, जो कि गेस्ट फैकल्टी नाम ही गलत है। फिक्स सैलरी पर या टेन्योर जैसे भी इस तरह से आप टेम्परेरी अपॉइंटमेंट करते हैं, तो सैलरी तो 1/3 देनी पड़ी, और इसे आप सेविंग कहते हैं, और इस पैसे को आप डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स जो इलीगल अपॉइंटमेंट आपने कर रखे उनकी सैलरी इससे निकालते हैं, जो कि आप गलत कर रहे हैं, जिसके लिए आप जवाब दें। आपको मालूम है अभी 25 पोस्ट जो थी प्लान पोस्ट वो लैप्स कर गई थी, और ये अब से नहीं कि इसी वाइस चांसलर, ये तो समझता हूँ 50 साल से चल रहा है कि लैप्स क्यों करती हैं। चूँकि जो चेयरमैन या डीन है वो अपनी पसंद का आदमी अपॉइंट करना चाहता है, और वो उसकी पसंद का आदमी क्वालिफाइड नहीं है, तो वो वेट करते हैं कि ये क्वालिफाई हो जाए तो इसका अपॉइंटमेंट करेंगे इस पोस्ट के ऊपर। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ पर मुसलमान की बात नहीं होती, मेरा कौन है उसकी बात होती है, कम्युनिटी की बात हम नहीं करते, भूल जाइए। यूनिवर्सिटी इज नॉट मेंट फॉर मुस्लिम्स, यूनिवर्सिटी मेंट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ अलीगढ़ या एमयू, नॉट अलीगढ़ इवन, जो अंदर हम रह रहे हैं, जो मैनेजमेंट में, जो कोर्ट में, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो टीचिंग में, जो नॉन टीचिंग में, वो है। दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रिंसिपल्स की 8-10 पोस्ट है। अब तो गर्ल्स कॉलेज भी खाली, चूँकि मोहतरमा वाइस चांसलर हो गई, तिब्बे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, बॉयज़ पॉलिटेक्निक, वुमेंस पॉलिटेक्निक, व्हाट नॉट, कहीं भी रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। आपने एडिशनल चार्ज दे रहे हैं तो उनकी तो तनख्वाह बच रही है ना सबकी, वो तनख्वाह कहीं और डाइवर्ट हो रही है। इज नॉट ए करप्शन। नंबर 2, जो ये एडहॉकिज्म चल रहा है, जो प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठा है वो सी ही इज एंजॉइंग चेयर ओनली, ही हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें दम भी नहीं है। चूँकि आप लिखते हैं टिल फर्दर ऑर्डर, जब चाहे आप निकाल देंगे, और उसका यह कि डिपार्टमेंट में उसकी कोई हैसियत नहीं, 10 प्रोफेसर बैठे हैं, यहाँ कुर्सी पर आता है, बेल बजाता है, 10 लोग आते हैं, साहब के लिए चाय है, साहब के लिए बिस्किट है, यह है वो है, कॉफ़ी है, एन्जॉइंग लाइफ। तो नोबडी इज कीन अबाउट दैट। आपके अमूठा भी इसकी बात नहीं करते। हमारे सेक्रेटरी साहब कभी भी बड़े उसूल के आदमी हैं, बड़े ईमानदार हैं, साफ़ सुथरे हैं, अल्लाह वाले भी हैं, लेकिन कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाते कि प्रिंसिपल्स की सब पोजीशन क्यों खाली हैं। तो ये है अबाउट दिस। अब आइए टीचिंग एकेडमिक्स पे आए। बार डिपार्टमेंट में सिलेबस 40 साल से रिवाइज नहीं हुआ है, 50 साल तक, और वही 50 साल पुराने नोट्स हैं उन्हें लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया। हर 5 साल या 4 साल 6 साल के बाद
सिलेबस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट रिवाइज होना चाहिए। अभी जो मुझे इत्तला मिली है कि एक डीन साहब हैं और चेयरमैन भी हैं डिपार्टमेंट के, अगेन आई विल से प्रोफेसर आसिफ खान, कि ही ट्राइड टू चेंज द सिलेबस, रिवाइज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुखालफत हर पूरी यूनिवर्सिटी में हो रही है कि साहब इन्हें ये पागल हो गए क्या। यानी कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, ये सब डिपार्ट या मेडिसिन, ये तो ऐसी चीज़ है डे टू डे रोज़ाना आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इंजीनियरिंग है, यूनानी मेडिसिन है, इसमें आप 20-20, 30-30, 40-40, 50 साल पुराना सिलेबस चलाएंगे। दैट शुड बी रिवाइज्ड, मैंडेटरी होना चाहिए। फैकल्टी की मीटिंग बाज फैकल्टी में 15-15 साल नहीं हुई, जबकि फैकल्टी की जिम्मेदारी है कि सारी बोर्ड स्टडीज़ की रिकमेंडेशन उसे दे के उस पर बहस करें, उसे फिर एकेडमिक काउंसिल को फॉरवर्ड करें, और कुछ चीज़ें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाती हैं, गवर्नमेंट को जाती हैं। लेकिन बाद डिपार्टमेंट में 20-20 साल तक, 15-15 साल तक फैकल्टी की मीटिंग ही नहीं होती। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन गलत है। अरे ये तो टीचर कर रहे हैं, आप हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के सर पर रख देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ही में कौन है? आप ही तो हैं, सिवाय वाइस चांसलर रजिस्ट्रार के पीछे पड़े हैं। ये पहला अव्वल में तो और भी बहुत अच्छे रजिस्ट्रार है, लेकिन ये रजिस्ट्रार ही डूइंग एज पर यूनिवर्सिटी कानून, रूल रेगुलेशन से चल रहा है। इसे भी डराने की कोशिश करते हैं। आप धोखे में मत रहें कि आप सबको डरा लेंगे, और वो मामूली आदमी नहीं। आईपीएस के लिए एक दरोगा आ जाए ना आपके मोहल्ले में तो आपकी जान निकल जाती है, और एक एसपी एसएसपी अगर आपके मोहल्ले में आ जाए तो सारा मोहल्ला खड़ा होकर के उसके पैरों में झुक जाता है कि इतना बड़ा आदमी आ गया। तो आवर रजिस्ट्रार इज आईपीएस, आईजी रैंक का आदमी है, मामूली आदमी नहीं है। आईजी रैंक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। और यहाँ 2 पैसे का टीचर जो अंग्रेजी लिख सके ना उर्दू ना हिंदी, वो क्रिटिसाइज कर रहा है। अरे साहब फाइल लिए बैठे रहते हैं, हिम्मत हो तो निकाल लीजिए। तो वो कोई घपलेबाजी नहीं, उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं। दूसरी चीज, सब कुछ उनके हाथ में नहीं है। ही गेट द फाइल फ्रॉम द वाइस चांसलर। मालूम क्या कीजिए कि ये फाइल वाइस चांसलर के हाथ 8-10 महीने रही है, या डिप्टी रजिस्ट्रार के नीचे पड़ी रही, कब उनके सामने आई, कितने दिन रही। हर आदमी रजिस्ट्रार बहुत ख़राब है। चूँकि रजिस्ट्रार आप चाहते टीचर हो, और टीचर से आप दबाव देके जो चाहे कराते रहे, और यही हुआ है यूनिवर्सिटी में। वो आपकी मनमानी नहीं होने दे रहा, इसलिए आप उनकी मुखालफत करते हैं। उसके बाद है सेमेस्टर की बात करूँगा, जो पहले भी मैं कह चुका। साल में 360 दिन होते हैं, 45 दिन समर, 15 दिन विंटर, 60 दिन, 300 बचे। 20 दिन और निकाल दीजिए प्रिपरेशन लीव वगैरह के, 280 बचे। तो सेमेस्टर 140 दिन का तो होना ही चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा, सेमेस्टर हो रहा 70 दिन का। चेक कर लीजिए आप, इफ आई एम रॉन्ग आप चेक करके 2-3 साल के बता दीजिए। 70 दिन का तो आपका दबाव इस पे तो है कि एडमिशन एग्ज़ाम मॉडिफाई हो, एग्ज़ाम में सख्ती हो, एग्ज़ाम उनका बार बार लिया जाए। लेकिन इस पर कि एग्ज़ाम कहें का लेंगे, नॉलेज का, और नॉलेज कहाँ से आएगी? यू विल इम्पार्ट द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। वो तो आप दे नहीं रहे। एग्ज़ाम कहे में करेंगे उसे, किस चीज़ का एग्जामिनेशन, जब आपने नॉलेज नहीं दी। दूसरी चीज़, दिस इज द मैसेज फॉर द वाइस चांसलर एंड द रजिस्ट्रार एंड ऑल कंसर्न, कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि आप किसी डिपार्टमेंट के नौकर हों और वहाँ आपकी हाजिरी न लगाई जाए। और पूरी दुनिया में बायोमेट्रिक आ गया है। यू हैव टू इंश्योर कि टीचर 40 घंटा पर वीक डिपार्टमेंट में मौजूद रहें, और वहाँ कंप्यूटराइज बायोमेट्रिक सिस्टम हो कि जब बाहर जा रहा तो भी नोट हो, जब आ रहा है तब भी नोट हो, जब ख़त्म करके जा रहा वो भी नोट हो। उस पर टीचर कहते हैं, अरे साहब बताइए टीचर की अटेंडेंस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
टीचर प्रोफेसर चार पीरियड लेगा। मेडिकल के अलावा, मेडिकल में तो टीचर के ऊपर उतना दबाव है, इतना वजन है जिसे आप सोच नहीं सकते। जो मेडिकल कॉलेज का टीचर 6 दिन में काम करते हैं वो आप 60 दिन में भी उतना नहीं करते। तो वहाँ तो अटेंडेंस हो या ना हो, वो तो 24 घंटे बेचारे नौकर हैं। लेकिन आप 10-10 दिन डिपार्टमेंट ना आए, चेयरमैन की हिम्मत नहीं पूछ रहे, चूँकि वो कहीं जानता है कल को मैं हटूंगा ये कुर्सी पे बैठ जाएगा, ये मुझे तंग करेगा। रोटेशन से फायदा भी हुआ लेकिन नुकसान भी यही हुआ कि चेयर की कोई हैसियत नहीं रह गई। बट द वाइस चांसलर शुड डू समथिंग के लोग इंश्योर करें कि 40 घंटे बैठे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम वहाँ लाया जाए। दूसरी तरफ अटेंडेंस 75% लिखी है। 75% का मतलब ये है कि हफ्ते में अगर एक दिन ना भी आए लड़का तब भी 75 हो जाएगी। आप कैसे कर सकते हैं कि हमने 40 कर दी? देन वाई नॉट 20, वाई नॉट 10? और वही होता है फाइनल 0 पे आप करते हैं। अब से नहीं 20-30 साल से करते आ रहे हैं। तो बच्चा जब एडमिशन हो, जो चीज़ हो नए शुरू से कीजिए, पुराने बच्चों पे नहीं। जैसे फीस आपने बढ़ाई, नए बच्चों से पहले से नोटिफाई करते हैं एडमिशन होने से पहले, अब ये फीस होगी। अब जिसे दाखला दे दिया उसकी वही फीस रहेगी, दैट विल कंटिन्यू। उसे बीच में नहीं बढ़ाना चाहिए। प्राइवेट वाले करते हैं लेकिन आपको नहीं करना। तो पहले से उसे लिख के दीजिए कि 75% अटेंडेंस होगी, इससे कम इंसेंटिव नहीं होगा आपका। तो दूसरी तरफ हाल ये है कि एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उससे 4 दिन पहले आप एडमिशन करते हैं और फिर दबाव बनाते हैं कि एडमिशन इसे एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। अरे आपने एग्ज़ाम में बैठाया कैसे? अटेंडेंस 0, सेशन 0 है, जबकि कानून ये है कि सेशन में अगर वो पास नहीं तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। उसकी तो ना अटेंडेंस है ना वो है। 4 दिन पहले दाखिला हुआ, इम्तहान में बैठाया, बाद में लड़का कहता है दाखिला आपने दिया, एग्ज़ाम में मुझे बैठाया, मेरा सेशन क्लियर कराइए। फिर आप टीचर को फ़ोन करते हैं कि इसका झूठ मूठ लेकर के टेस्ट लीजिए, नंबर दे दीजिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, उन्हें आप तंग करते हैं। तो इस माहौल को आपको बदलना होगा, कुछ करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा बहुत कुछ। तो यही कुछ चीज़ें हैं, बहुत कड़वी लगी होंगी, बहुत टेढ़ी हैं, लेकिन इसमें नियत किसी को ह्यूमिलेट करने की नहीं। सब जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूँ मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन हमारी भी कुछ मॉरल जिम्मेदारी है। यही नहीं कि हम अपने बच्चों के एडमिशन्स और दाखिले और अपॉइंटमेंट्स इसके लिए ज़बान बंद रखें। सही बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस करने का राइट है, लेकिन आपको या मुझे किसी को भी दबाव बनाने का नहीं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो समझते हैं, हम नहीं समझते। हम तो इस सामने से देख रहे हैं और कहते हैं ये गलत है। उन मजबूरियों को वो समझते हैं, सो दे हैव टू ट्राई, दे विल ट्राई। अभी जब भी मैं बता दूं, प्रॉक्टर ऑफिस में जो है 4 लोगों का रेजिग्नेशन, मैंने लिख दिया था कि जैदी साहब जिन्हें हटाया गया, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिप्टी प्रॉक्टर। और दोनों डिप्टी प्रॉक्टर ये लोग हर जगह झगड़ा हो कुछ हो वहाँ बीच में खड़े रहते थे, रिस्क लेते थे। लेकिन वाइस चांसलर साहब पे या जिस पे भी दबाव पड़ा, इन्हें हटा दिया गया। अगर हटाना ही था तो प्रॉक्टर को हटाना था, प्रॉक्टर को मॉरली खुद भी रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं प्रॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, शेरवानी पहनते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। और ये चीज़ भी टॉलरेट नहीं की जाएगी कि प्रॉक्टर के साथ ही टीचर फर्स्ट प्रॉक्टर बाद में, कि लड़का जिस बदतमीजी से बात कर रहा है उसे अलाउ किया जाए, चाहे वो प्रोस्ट हो, चाहे प्रॉक्टर हो, चाहे वो डीन हो। स्टूडेंट्स अपने लिमिट में रहें और हम भी अपने लिमिट में रहें कि हम कोई ऐसा काम ना करें लड़के हो जिसमें विक्टिम बने या उसका नुकसान हो। दोनों तरफ जिम्मेदारी, एक तरफा नहीं चलेगी कि टीचर लड़ चलाएं डिपार्टमेंट में, उन पर कोई एक्शन नहीं। टीचर कहे मैं मुझे बंदूक लाने की परमिशन, राइफल लाने की हो, चूँकि मेरी जान को खतरा है, वहाँ कोई एक्शन नहीं। और लड़का करे तो उसे आप रेस्टिगेट करें, ये भी नहीं चलेगा। तो आप अगर ये सब करेंगे तो यूनिवर्सिटी को समझिए आप बर्बाद कर रहे हैं, आप तबाही कर रहे हैं।
दूसरा अभी एक मैं जहन में आ गया, कुछ लोगों ने मुझे बताया अभी 2 दिन में, एक नए डिप्टी प्रॉक्टर बने हैं जिन्हें किशनगंज का डायरेक्टर भी बनाया था सेंटर का। आप सबको मालूम है कि उनके खिलाफ खुद इंक्वायरी चल रही है, जो मुझे बताया, आई डोंट नो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ बहुत जिम्मेदार लोगों की बताई हुई है कि इंक्वायरी चल रही है। 2 जगह से हाउस रेंट लिया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर देते करते सोशल मीडिया पे कि वहाँ वो अपने को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे सेंटर में। किया धारा तो शायद कुछ नहीं, सिर्फ अपनी पॉपुलरिटी बिहार के अंदर कि लुक हियर, आई एम प्रोफेसर ऑफ एमयू, आई एम द डायरेक्टर। तो अगर आप इस तरह से प्रॉक्टर सिर्फ आपने शायद इसलिए रखा है ना कि बिहार के लड़के बहुत हैं, बिहार के टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बिहार के टीचर्स, मैं कहूँगा, ये नहीं कह सकते कि यूपी के बेहतर, राजस्थान के बेहतर या दिल्ली के, बिहार इज़ ऑन द टॉप। मेहनत में भी, पढ़ाने में भी, इंटेलिजेंस में भी और करप्शन में भी, हर चीज़ में है। वो सभी जगह के हैं। तो अगर अच्छा आदमी है, वो कहीं का भी हो, उसे आगे बढ़ाइए। लेकिन सिर्फ रीजनलिज्म ला करके कि वहाँ के अपने एरिया के बच्चों को ये कंट्रोल करेगा और सब हमारा पढ़ाया जाएगा, इसलिए किसी को करें, ये बहुत ख़तरनाक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।